हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस सभी को डिस्कस करेंगे। इससे यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 1 घंटा प्लस टाइम का हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में जितना भी हम बताएंगे उसमें से लगभग 10 नंबर का एग्जाम में हर साल सवाल पूछा जाता है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बता दें कि इस वीडियो में हम लोग क्या-क्या डिस्कस कर रहे होंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद यूक्लिड विभाजन, फिर एचसीएफ एलसीएम, शांत अशांत, उसके बाद इम्पोर्टेंट फार्मूला देख लेंगे और परिमेय संख्या देखेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन। कुछ इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, तो पहले ही बता दें कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग घबराइएगा बिल्कुल मत। लेकिन हाँ, एक बार अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो एकदम 100% गारंटी के साथ एग्जाम में 10 नंबर आप सभी लोगों के आ जाएंगे। 10 नंबर को कोई नहीं रोक सकता है। ओके, इतना आप सभी लोग समझ गए। 10 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को देख लेते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है अक्सर। यह फॉर्मूला डायरेक्ट कहाँ पूछ लिया जाता है? ऑब्जेक्टिव में। तो इस बात को आप सभी लोगों को याद रखना है। वेयर जहाँ आर इज ग्रेटर देन 0 और स्मॉलर देन बी, आर का मान, यह जो आर का मान है वो हमेशा बी से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, और 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। आर का मान हमेशा बी से छोटा और 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं। यहाँ पर ए क्या है? ए है पहली संख्या। ए को हम लोग पहली संख्या भी बोल सकते हैं, बड़ी संख्या भी बोल सकते हैं, या भाज्य भी बोल सकते हैं। ए को तीन चीज बोलते हैं, पहली संख्या, बड़ी संख्या या भाज्य। लेकिन अगर आप लोग कभी भी एग्जाम में जाकर के बनाइए, ए को बड़ी संख्या या फिर पहली संख्या, इन्हीं दो चीजों पर बनाइएगा। ओके, बताएंगे किस प्रकार से इस पर क्वेश्चन भी बनाना है। और बी होती है हमारी दूसरी संख्या, छोटी संख्या या भाजक, या फिर एच सी एफ। बी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एच सी एफ। जो हमारा बी है, यह बी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एच सी एफ। क्या बोलेंगे? एच सी एफ। ओके। और क्यू यानी क्वोटिएंट यानी भागफल, आर रिमाइंडर यानी शेषफल, ये तो सभी लोगों को मालूम है। अब एक बात आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, वह है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्यों करते हैं? आखिर हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का यूज क्यों किया जाता है? एक बात याद रखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात करने की विधि है। क्या ज्ञात करने की विधि है? एचसीएफ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एचसीएफ ज्ञात करने की विधि है। ओके, क्या ज्ञात करने की विधि है? एचसीएफ। इसकी मदद से हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं, और यह जो बी हमारा होता है वही क्या होता है? एचसीएफ होता है, यानी महत्तम समापवर्तक होता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है 135 और 255 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? महत्तम समापवर्तक, यानी हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। ओके, क्या निकालना है? एचसीएफ। कभी कभी एग्जाम में पूरा महत्तम समापवर्तक न लिख करके मौसा भी लिख देता है। क्या लिख देता है? मौसा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, मौसा का भी अर्थ महत्तम समापवर्तक ही होता है। ओके, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, ए जो भी संख्या बड़ी रहती है सॉल्यूशन में लिख देंगे ए बराबर और बी बराबर। अब ए में बी में किस चीज का मान लिखना है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले ए में हम लोग जो संख्या बड़ी रहेगी उसका मान लिखेंगे। तो बड़ी संख्या कौन है? 255। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 255। और बी में जो छोटा रहेगा उसको लिख देंगे बी में। अब अपना फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ पर एक लाइन लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ओके, उसके बाद लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अभी हम आपको लिख करके बता देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखना है। यहाँ पर एक लाइन आप लोगों को लिखना है,
हाँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पर एक लिख लेना है से, क्या लिख लेना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पर होना चाहिए से। इतना लिखने के बाद हम लोग नीचे फॉर्मूला लिख देंगे अपना ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या लिखेंगे? बी क्यू प्लस आर। अभी हम लोगों ने देखा ए का मान कितना है? 225, तो ए के जगह पर कितना रखेंगे? 225 रख दिए। उसके बाद बराबर इक्वल टू का सिंबल देंगे। किस चीज का? इक्वल टू का सिंबल देंगे। ओके, किस चीज का सिंबल देंगे? इक्वल टू का। और बी का मान यहाँ से कितना है? 135, तो 135 लिखेंगे। अब देखिए, अब इसके बाद आती है ध्यान से समझने वाली चीज। ओके, तो अब हम लोगों के पास बी 135 था और ए 225 था, तो अब हम लोग 135 से 225 को क्या करेंगे? डिवाइड लगाएंगे, भाग। जिस तरह से भाग लगाते हैं उस तरह से भाग लगाएंगे। एक बार में लगेगा कितना? 135। जब माइनस होगा क्या होगा? माइनस होगा तो 5 में से 5 माइनस होगा 0, 12। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 3 माइनस होगा 9, और 1 में से 1 माइनस होगा क्या हो जाएगा? 0। यानी हमारे पास कितना आएगा? 90। यानी एक बार में आया एक, तो यहाँ पर हम लोग गुना में एक लिख देंगे। यह एक किसका मान होगा? क्यू का मान होगा। गुना का सिंबल लगाएंगे और एक लिख देंगे। ओके, उसके बाद प्लस है, प्लस लिखेंगे, और आर। यहाँ जो हमारे घटाने के बाद यहाँ पर जो शेषफल बचा है वही हमारा क्या है? आर है, रिमाइंडर है। तो आर कितना लिख देंगे? 90। ओके, इतना समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए क्या करना है। आगे अब जो हमारा b का मान 135 था, ध्यान दीजिएगा यहीं पर। अब जो हमारा b का मान 135 था वो हम a के स्थान पर लिखेंगे। a के जगह पर अब हम लोग b का मान लिख देंगे 135। क्या लिख देंगे? 135। बस इतना कर लेना है। उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाना है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह जो लास्ट वाला 90 है उसको यहाँ पर ले आना है b के स्थान पर। किसके स्थान पर? b के स्थान पर। गुना का गुना। अब हमारे पास क्या हो गया? 90 और 135। यहाँ पर क्या है? 90, और ये वाला 135 को यहाँ से यहाँ उतार लेंगे और डिवाइड लगाएंगे। 90 से 135 को क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। जब 90 से 135 को भाग देंगे, एक बार में कट लगेगा। कितनी बार में? एक बार में। 90 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 45। कितना बचेगा? 45। एक बार में लगा तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? एक, और घटाने पर हमारे पास 45 आया तो प्लस 45। फिर उसी प्रकार यह जो हमारा 90 है, बी के स्थान पर उसको कहाँ ले जाएंगे? ए के जगह पर। और यह जो हमारा 45 है, आर के स्थान पर उसको किसके स्थान पर ले आएंगे? बी के स्थान पर। अब हमारे पास क्या बन जाएगा? 90 बराबर 45। उसके बाद 90 बराबर क्या हो गया? 45। अब हम लोग यहाँ से 45 से इस 90 को यहाँ उतार करके क्या करेंगे? भाग देंगे। तो दो बार में 90 पूरी पूरी तरह से कट जाएगा। तो 45 गुना 2 प्लस 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 गुना 2 प्लस 0। ओके, ऐसा आप लोगों को प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि आर का मान 0 ना हो जाए। आर का मान क्या करना है? 0 होना है। आर का मान क्या करना है? 0 लाना है। क्या लाना है? आर का मान 0 लाना है। ओके, आर का मान क्या लाना है आप सभी लोगों को? 0। आर का मान जैसे ही 0 आ गया, उसके बाद यहाँ देखिए बी का मान कितना है? अभी बी का मान कितना है? 45 है, 45 है। बी का मान कितना है? 45। बी का मान कितना है? देखिए बी का मान कितना है? 45। तो यही जो हमारा 45 है HCF है। क्या है? HCF हमारा कितना हो जाएगा? 45। आंसर में लिख देंगे HCF बराबर 45। बस सवाल बन गया और आपको 2 नंबर मिल जाएगा एग्जाम में। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन इस टाइप का कर लेते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन इस टाइप का कर लेते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर 875 तथा 625 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है हमें? महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ओके, प्रश्न सभी लोग पढ़िए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर 875 तथा 625 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, यानी HCF ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे ए बराबर और बी बराबर। जो संख्या बड़ा रहेगा, बड़ी संख्या को हम लोग हमेशा क्या मानेंगे? ए मानेंगे, और छोटी संख्या को हम लोग क्या मानेंगे? बी मानेंगे। क्या मानना है? बी मानना है। इतना सभी लोग कर लेंगे। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है।
अब नेक्स्ट लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। इतना लिखने के बाद जो अभी हमने यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला पढ़ा था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिए। अब हम लोग बना रहे होंगे, इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो देखिए ए का मान हमारे पास 875 है, 875, तो यहाँ पर लिख देंगे 875 इक्वल के इक्वल बी का मान हमारे पास 625 है। कितना है? 625। अब हम लोग बी से ए को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। हमेशा छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को डिवाइड करना है। तो 625 से 875 को डिवाइड करेंगे, एक बार में 625 लगेगा, घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा? 250। कितना बचेगा? 250। तो यह जो एक है, एक यह हमारा आर के स्थान पर लिखा जाएगा, और जो हमारा 250 है, नहीं सॉरी सॉरी, एक है वो हमारा बी का क्यू का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा? क्यू के मान हो जाएगा 625 गुना एक, और प्लस का प्लस, और आर के जगह पर हम लोग 250 लिख देंगे, जो घटाने के बाद बचेगा। कितना बचा है? 250 बचा है। ओके। अब फिर से उसी प्रकार जो बी के स्थान पर है उसको ए के स्थान पर रखो, तो 625 हमारा क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, यानी इधर चला आएगा। उसके बाद बी, बी के स्थान पर हम लोगों के पास घटाने के बाद शेषफल क्या बचा था? 250। तो 250 को यहाँ से उठा करके यहाँ रखना है, रख दिए, यहाँ से यहाँ चला आया। अब हम लोग 250 से 625 को क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो देखिए 250 से 625 को भाग किया जा रहा है, तो दो बार में लगेगा 500। कितनी लगेगा? 500 घटेगा, कितना बचेगा? 125 बचेगा। यहाँ कितनी बार में लगा है? दो बार में। कितनी बार में लगा है? दो बार में। दो बार में लगा है यहाँ पर, तो यहाँ हम लोग 250 गुना कितना लिखेंगे? 2, और घटाने के बाद 125 बचा है, तो प्लस में लिख देंगे 125। ओके। अब फिर से उसी प्रकार से हमारा 250 बी था वो ए बन जाएगा, और 125 आर था वो हमारा क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ओके। इतना आप सभी लोगों को समझ में आया? चलिए, अच्छा बात है। अब 125 से हम लोग 250 को भाग करेंगे। यहाँ पर एक देखिए किया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 125 से 250 को क्या किया गया है? भाग किया गया है। जब 125 से 250 को भाग देंगे दो बार में, 250 पूरी पूरी तरह से कट जाएगा, और हमारा शेषफल कितना बचेगा? जीरो। कितना बचेगा? जीरो। तो 125 में 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 250 प्लस जीरो। यहाँ पर जीरो आ गया। बस अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो हमारा यह जो बी का मान है इसको इस प्रकार से इसे घेर देना है बॉक्स में, और नीचे लिख देना है HCF बराबर 125 आंसर। बस आपका सवाल सॉल्व हो गया, 2 नंबर एग्जाम में मिल गया। ओके, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, उसको भी देख लेते हैं। ओके, तो यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए। ओके, यह क्या रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए। चलिए, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक HCF तथा लघुत्तम समापवर्तक LCM ज्ञात करना, यह हमारा टॉपिक है। गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना। इस टॉपिक से हर साल एक सवाल एग्जाम में, सब्जेक्टिव में 2 नंबर का सवाल हर साल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके, समझ गए? आप सभी लोग समझ गए? हर साल एग्जाम में इस टॉपिक से एक सवाल पूछ लिया जाता है। तो यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और ध्यान से बनाइए। ठीक, सबसे पहला प्रश्न हमसे कह रहा है 6 और 20 का कितना? 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा 6 का अभाज्य गुणनखंड, 20 का अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड में हम लोग क्या करेंगे वही देख लेते हैं। सबसे पहले 6 का फैक्टर निकालना है, जो कि यहाँ पर निकाल करके बताया गया है। 6 का फैक्टर, फैक्टर सभी लोगों को तोड़ने आता है।
अगर 6 की फैक्टर की बात करें तो कुछ इस प्रकार से हम लोग निकाल रहे होंगे। 2 से निकालेंगे कितनी बार में? 3 बार में, और 3 से फिर निकालेंगे कितनी बार में? 1 बार में, जो कि यहाँ पर निकाल करके आप सभी लोगों को फैक्टर बता दिया गया है। ओके, ये समझ में आ गया होगा कि फैक्टर किस तरह से निकालना है। चलिए, फैक्टर निकालने के बाद अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो हमारे पास एक अंक 2 और एक 3 आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुना 3। क्या लिखेंगे? 2 गुना 3, जैसा कि यहाँ पर लिख के बताया गया है। इतना सभी लोग लिख लेना है। उसके बाद 20 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। किसका फैक्टर निकालेंगे? 20 का, जो कि यहाँ पर निकाल के बताया गया है। ओके, देखिए तो 20 का फैक्टर किस प्रकार से निकलेगा। 20 का फैक्टर निकालना है। चलिए, यहाँ पर निकाल के हम आप लोगों को बताएंगे 20 का फैक्टर। 2 से लगेगा 10 बार में, जैसा कि वहां पर दिख रहा है। फिर 2 से लगेगा 5 बार में, और फिर 5 से लगेगा कितनी बार में? 1 बार में। कितनी बार में लगेगा? 1 बार में। 5 से कितनी बार में लगा? 1 बार में, जो कि यहाँ पर फैक्टर आप लोगों को है 2 गुना 5। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 गुना 5, 2 गुना 5 लिख दिए हैं। ये सब आप लोगों को पता ही होगा कि फैक्टर किस प्रकार से निकालना है। नहीं पता है तो अभी इस वीडियो में आप सभी लोगों ने सीख लिया होगा। चलिए, इतना हो गया। अब बारी आती है फैक्टर निकालने के बाद यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे अपना 6 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिख लेंगे? 6 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, फैक्टर हमारे पास 2 इंटू 3 आया है, तो लिख लेंगे यहाँ पर 2 इंटू 3। उसी प्रकार से 20 का अभाज्य गुणनखंड में कितना आया? 2 गुना 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 इंटू 5। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सार्व गुणनखंड। क्या लिखेंगे? सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। क्या होता है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए देखेंगे कि दोनों में कौन सी संख्या मिल रही है। तो देखिए, यहाँ पर एक लाल कलर का सर्कल बना करके दिखाया गया है कि दोनों में यह जो हमारा 2 है, क्या है? 2, यह 2 जो कि दोनों में हमारा क्या है? कॉमन है। देख लिए आप लोग, क्या है? कॉमन है। तो इस प्रकार से आप लोगों को भी एग्जाम में सर्कल करके बताना होगा कि यह हमारा कॉमन है, और सात गुणनखंड में हम लिख देंगे 2। अब देखिए, तो ऊपर 3 है लेकिन नीचे 3 है नहीं, तो हमारा कोई सात गुणनखंड कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा होगा। ओके, इतना समझ गए। और जो हमारा सार गुणनखंड आता है वही हमारा HCF हो जाता है। वही क्या हो जाता है? हमारा HCF हो जाता है। वही हमारा क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। ओके, तो यही दो हमारा क्या हो जाएगा? HCF। क्वेश्चन में भी कह रहा था महत्तम समापवर्तक HCF निकालने के लिए, और LCM भी निकालने के लिए कह रहा है। HCF तो निकल गया। अब LCM निकालने के लिए जो हमारा HCF आया है, जो हमारा यहाँ पर HCF आया, उसको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए, लिख लिया गया है, 2 लिखा गया है। उसके बाद अब देखिए तो कि इन दोनों में तो कोई कॉमन बचा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2 इंटू 5। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए 2 और ये 5 है, और यहाँ पर कितना है? 3 है, तो ये 3 यहाँ पर लिखा गया है। या आगे पीछे लिखा गया तो कोई बात नहीं है, आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, गुना करने पर आंसर सेम ही आता है। अब इसको गुना कर लेंगे, 2 इंटू 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? 60, 60। लास्ट में लिख देंगे अतः एलसीएम बराबर 60, और यहाँ पर फिर एचसीएफ बराबर अपना लिख देंगे 2। हो गया। एचसीएफ बराबर कितना लिख देंगे? 2, और बस अपना बन गया। ओके, तो इस टाइप का सवाल एग्जाम में एक सवाल देखने को मिलेगा। तो ये भी समझ क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। चिंता नहीं करिए, इस टाइप का सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में और आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। ओके, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अभी कुछ बच्चों को हो सकता है शायद ना समझ में आया हो, लेकिन प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा। इस टाइप का और सवाल हम लाते रहेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ। इसको आप लोग सभी लोगों को ध्यान से देखना है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए सभी को ध्यान से देखना है। तो हम फॉर्मूला को बता देते हैं। सबसे पहले a गुना बी। क्या? a गुना बी। जब हम लोग a पहली संख्या होती है हमारी, यहाँ पर बताया गया है a पहली संख्या और b दूसरी संख्या। एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं,
HCF को महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ओके, इतना सभी लोगों को मालूम है। तो जब हम लोग पहली संख्या में दूसरी संख्या से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो वो किसके बराबर होगा, तो वो LCM गुने HCF के बराबर होगा। ओके, जब इस टाइप पर का सवाल सॉल्व करिएगा तो आप सभी लोगों को बनाने यह फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। ओके, यह फॉर्मूला डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, इसलिए बता दे रहे हैं। ओके, तो ए में जब हम लोग बी से गुना करेंगे वह एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो मान लीजिए कि ए हमारा 2 है, ए कितना है, 2 है, और बी कितना है, 3 है, तो ए बी में गुना करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। जब इन दोनों का HCF निकालेंगे तो HCF 1 आएगा, और LCM निकालेंगे तो कितना आएगा, वो 6 आएगा, और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो यही उसके कहने का मतलब है, समझ गए, यही उसके क्या है, कहने का मतलब था पहला फॉर्मूला का। हिंदी में यहाँ पर लिख के बताया गया है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक, यानी पहली संख्या को जब दूसरी संख्या से गुना करेंगे तो वह LCM और HCF के बराबर होगा। उन्हीं दो संख्याओं के HCF और LCM के क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है अगर सिर्फ ए यानी पहली संख्या हमसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, पहली संख्या, जब सिर्फ आपसे पहली संख्या पूछा जाए तो देखिए यहाँ पर ए किस चीज में है, गुना में है, ए किस चीज में है, गुना में है, ए और बी आपस में किस चीज में है, गुना में है। जब ए पूछा जाए तो यह बी गुना में है, तो इस साइड जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, किस चीज में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, किस चीज में हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बी। ओके, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, बी, और यहाँ पर ब्रैकेट होना चाहिए था, जिस प्रकार से अब सही है। चलिए, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि ए बराबर LCM गुने HCF बटे में बी है। अगर यहाँ से बी को हटा दिया जाए ना तो कुछ इस प्रकार से बटे में बी होगा, इस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा। ओके, ए बराबर LCM गुने HCF बटे में क्या है, बी है, बटे में क्या है, बी है, तो बी यहाँ पर बटे में इस प्रकार से लिखा गया है। ओके, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो जब भी आपसे पहली संख्या ए पूछा जाए तो LCM और HCF का गुना कर लीजिएगा और बी से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है पहली संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक। जैसा कि इसमें आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है पहली संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक, और दोनों को भाग कर देना है, किससे, दूसरी संख्या से भाग कर देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट, आप लोग इंग्लिश में फॉर्मूला को समझने की ज्यादा कोशिश करिएगा। ओके, अगर आपसे बी पूछ लिया जाए, बी, तो सेम उसी प्रकार से LCM और HCF को गुना कर लेंगे और ए से डिवाइड कर लेंगे। किस चीज से डिवाइड करेंगे, ए से। जैसे ही ए से डिवाइड करेंगे हमारा बी क्या होगा, मालूम चल जाएगा, बी क्या होगा, मालूम चल जाएगा, समझ गए। तो अगर बी यानी दूसरी संख्या आपसे पूछा जाए तो LCM में, बी यानी दूसरी संख्या पूछा जाए तो LCM और HCF को गुना कर लेना है और ए से डिवाइड कर देना है, हमारे दूसरी संख्या आ जाएगी, जो कि हिंदी में यहाँ पर लिख कर बताया गया है। अगर आपसे LCM पूछ लिया जाए, LCM क्या पूछा जाए, LCM पूछा जाए तो यहाँ से समझते हैं, एक नंबर फॉर्मूला से समझते हैं, सारा फॉर्मूला एक ही नंबर फॉर्मूला से बना हुआ है। ओके, तो अगर आपसे LCM का मान पूछा जाए तो देखिए, पहले हम लोग ए और बी को गुना कर लेंगे और HCF से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहीं पर वही किया गया, ए और बी को गुना किया गया है और HCF से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, तो हमारा LCM मिल जाएगा। और अगर HCF पूछा जाए, ए और बी को आपस में गुना कर लेंगे और LCM से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो यह कुछ फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझे। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है, देखिए इसमें कह रहा है कि सिद्ध करे कि √3 √5 √7 √2 5 माइनस √3 2 प्लस 3 प्लस 2 √5 3 √3 3 √2, उसके बाद है 3 √7 5 प्लस √2 3 माइनस
3 - 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर जितना भी संख्या दिया गया है ना, सबको हम एक ही जगह लिख दिए हैं। आज तक जितना भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में पूछा गया है एग्जाम में, सारा संख्या एक ही लाइन में इस प्रकार से हम लिख दिए हैं। देखिए, ये सब एग्जाम में पूछ चुका है हर साल बारी बारी से। समझ रहे हैं ना आप लोग? इस टाइप का एग्जाम हर साल पूछा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो इस टाइप का क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में दे दिए हैं हम आप लोगों को, तो बना लेना है। ओके, इस टाइप का एग्जाम में हर साल एक सवाल पूछा जाता है। समझ गए? चलिए, जिसमें से कि हम कुछ को अभी सॉल्व करा देंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग रूट 3 को सॉल्व करते हैं कि सिद्ध करना है कि रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ओके, तो सबसे पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन में लेट। लेट मतलब माना कि r बराबर रूट 3। क्या? r बराबर रूट 3। माना कि r बराबर क्या मान लेंगे? रूट 3। r बराबर हम लोग क्या मान लेंगे? रूट 3। उसके बाद लिखेंगे p/q। क्या लिखेंगे? p/q। क्या लिखेंगे? p/q। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो हम थोड़ा जूम कर देते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखे। चलिए, अब आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा। चलिए, साफ साफ आप लोगों को दिखाते हैं जूम करके। चलिए, अब आप लोगों को दिख रहा होगा, पूरा एकदम स्क्रीन क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पर बस समझ लीजिए कि हम लोग रूट 3 को प्रूव कर रहे हैं। किसको प्रूव कर रहे हैं? रूट 3 को। वो सॉरी, वो इस साइड था, यहाँ पर था। हाँ, यहाँ पर था। किसको प्रूव कर रहे हैं कि रूट 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। बस इसको सिद्ध करना है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोगों को क्लियर दिखे इसलिए थोड़ा सा जूम कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट r बराबर रूट 3। r बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? रूट 3 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? रूट 3। एक बार फिर से मिटा करके और समझते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे लेट r बराबर रूट 3। इतना लिख लेने के बाद लिखेंगे p/q। क्या लिखेंगे? p/q। p/q लिखेंगे। p/q इस प्रकार से लिखेंगे। और वह किसके बराबर कर देंगे उसको? रूट 3/1 को। किसके बराबर कर देंगे? रूट 3/1 को। p/q इसलिए लिखेंगे क्योंकि p/q क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या। ओके, अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ से कर लेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो p में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? p आएगा। और q में रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? रूट 3q। ना सभी लोगों को समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा गया है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना है, यानी p का भी स्क्वायर करना है और रूट 3q का भी स्क्वायर करना है। ओके, तो जब हम लोग p का स्क्वायर करेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे p² और रूट 3q का स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे रूट 3 × q²। ब्रैकेट लगाने के बाद स्क्वायर लगाएंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। ओके, जब हम लोग p का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास p² ही आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? p²। लेकिन जब हम लोग रूट 3 × q का स्क्वायर करेंगे, इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आएगा। जब रूट 3 का स्क्वायर होगा तो सिर्फ 3 आएगा। कितना आएगा? 3, क्योंकि ये स्क्वायर से यह रूट कट जाएगा। और q का स्क्वायर होगा तो हमारे पास कितना आएगा? q², जो कि यहाँ पर लिखा गया है 3q²। क्या लिखा गया है? 3q²। इतना करने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे जहां p बराबर 3m। p बराबर क्या मान लेंगे? 3m। 3 कहां से आया? देखिए 3 कहां से आया? p तो जो यहाँ पर p है वही p को मानना है। p हमेशा मानना है। यह जो 3 है हमारा, यहाँ तो 3 आया। अगर यहाँ पर 5 रहता तो 5 लिखेंगे, 7 रहता तो 7 लिखेंगे। ओके, 11 रहता तो 11 लिखेंगे, और कोई दूसरी संख्या रहती तो कोई दूसरी संख्या को यहाँ पर लिखते। तो 3 है तो इसीलिए 3 लिखा गया।
अब क्यू के जगह क्यू स्क्वायर, यह जो पूरा क्यू स्क्वायर है ना, क्यू स्क्वायर, उसको हम लोगों ने क्या माना है, एम माना है। क्या माना है, एम माना है। क्यू स्क्वायर की जगह पर क्या मान ली है, एम मान ली है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट, जब हमने p बराबर 3m मान लिया है, तो अब यहाँ पर p के जगह पर हम लोग 3m रखेंगे। क्या रखेंगे, 3m। और अब इसका स्क्वायर करेंगे 3m, और ब्रैकेट में स्क्वायर है तो ब्रैकेट में स्क्वायर लगा देंगे। ओके, और इधर 3q स्क्वायर का 3q स्क्वायर। जब हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, m का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा हमारे पास, m स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखा गया 9m स्क्वायर, और इधर तो जैसे का जैसा ही अभी तक रहेगा। ओके, अब एक चीज देखिए, यह 3 से यह 9 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। 3 बार में कटेगा, तो वही चीज यहाँ पर किया गया है, काट करके सिर्फ लिख दिया गया है। यहाँ पर देखिए, काट करके इस 3 से इस 9 को 3 बार में काटा गया है। कितनी बार में, 3 बार में काटा गया, और काट करके लिख दिया गया है 3m स्क्वायर। क्या लिख दिया गया है, 3m स्क्वायर। और इधर क्या बचा हमारे पास, इक्वल टू में सिर्फ क्यू स्क्वायर बचा है। क्या बचा है, क्यू स्क्वायर बचा है। इतना करने के बाद अब देखिए, क्यू स्क्वायर को इस तरफ ले आया गया है, और 3m स्क्वायर को इक्वल के साइड, मतलब कि सीधा करके लिख दिया गया है। इसको क्या कर दिया गया है, सीधा करके लिख दिया गया है, ताकि समझने में आसानी हो। अब यहाँ से स्क्वायर हटा, स्क्वायर हटा, और यह क्या हुआ, रूट चढ़ा। यह रूट पूरे पर चढ़ा है कुछ इस प्रकार से। ओके, यहाँ पर क्यू बराबर √3m स्क्वायर कुछ इस प्रकार से लिखा गया। ओके, यहाँ पर क्यू बराबर √3m स्क्वायर कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। समझ गए, तो एम स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर का जब वर्गमूल निकलेगा तो हमारे पास कितना आएगा, √3 का, तो √3 रह जाएगा, और एम स्क्वायर का कितना आएगा, एम आएगा। कितना आएगा, एम आएगा, क्योंकि स्क्वायर से यह रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन 3 पर रूट रहेगा। इतना आप सभी लोगों को मालूम है। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, 3m आ गया। वही यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिख दिया गया है, वही यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है क्यू बराबर √3m। क्या लिखा गया है, √3m। अभी तक ने हमने शुरू में √3 को देखिए, शुरू में √3 को क्या माना था, r माना था, r माना था। उसके बाद यहाँ पर गए तो रूट हट गया था, रूट हट ना गया था। लेकिन जब लास्ट में देखिए, फिर बनाते बनाते लास्ट में सॉल्व किए, फिर से √3 का √3 आ गया, √3 का √3 आ गया ना, तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, मतलब अतः सिद्ध हो गया। हेंस प्रूव्ड लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे बस। क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सभी लोगों को समझ में आ गया। मुझे आशा है कि ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से अपने छोटा कर लेते हैं। चलिए, इतना पर था। ओके, जितना भी यहाँ पर लिख दिया गया है वो सब मिटा देते हैं। और जिन लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा, ओके, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों को यह नहीं समझ में आया होगा, घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। अभी जिस प्रकार से मैंने इसको समझाया, इस वीडियो को रिपीट करना है। और देखिए, यहाँ पर √5 के लिए बना करके बताया गया है। किसके लिए बना करके बताया गया है, √5 के लिए। आपको सेम √3 का जिस प्रकार से मैंने बताया है, उसी प्रकार से ये वाला √5 का अपने से बनाने की कोशिश करना है। ओके, अगर बन गया तो समझिए कि आपसे यह सवाल बन जाएगा और एग्जाम में 2 नंबर आ जाएगा। और नहीं बना तो नीचे कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से ये बताएंगे, क्योंकि 2 नंबर हम आपको एग्जाम में छूटने नहीं देंगे। इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हर टॉपिक से एक एक सवाल अभी इस वीडियो में करेंगे, ताकि जो भी आप लोगों ने पीछे पढ़ा है वो एक बार रिकैप हो जाए और आप लोग एग्जाम अच्छे से दे पाए। अब फिर से सिद्ध करने वाला ही है, तो इसको हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ लेते हैं शांत या फिर अशांत। इससे भी काफी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, काफी बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, शांत अशांत से भी। ओके, तो देखिए शांत अशांत का रूल क्या कहता है। जब Q बराबर क्या,
Q बराबर हो किसके, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n को, जब Q 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के बराबर होगा तब वह क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत। और जब Q बराबर नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर m और 5 के पावर n, तब वह क्या होगा, अशांत होगा। ठीक, एक्स्ट्रा नॉट एक्सेप्टेबल लिखा गया है यहाँ पर, एक्स्ट्रा नॉट एक्सेप्टेबल, यानी 2 और 5 को छोड़ करके अगर कोई दूसरी संख्या यहाँ पर आ जाती है, क्या आ जाती है, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या आ जाती है, 3 4 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, तो वो सब क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो सब क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे ही 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ रहा है तब वह क्या होगा, अशांत होगा। लेकिन 2 और 5 आ रहा है तब वह क्या होगा, शांत होगा। आखिर समझते हैं कि 2 और 5 को लाना कहाँ है। मेन तो टॉपिक का बात यही ना है कि 2 और 5 को लाना कहाँ है। चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। ओके, तो एक क्वेश्चन दिया गया है, पहले ये वाला क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 29/243 दिया गया है। क्या दिया गया है, 29/2343। देखिए क्या दिया गया हमारे पास, 29/343, कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। ओके, तो जब हम लोग 343 का फैक्टर निकालेंगे, इसको बनाने के लिए ना, इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को ध्यान से देखना है, आपको 2 मिनट में बनाने आ जाएगा। हमेशा देखिए ऊपर में क्या लिखा गया है और नीचे में क्या लिखा गया है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें हमेशा ध्यान देखना है कि नीचे क्या लिखा है, नीचे 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 देखिए तो क्या लिखा गया, 343 343 है ना। हमेशा आपको नीचे देखना है, ऊपर में कुछ रहे, 1 रहे, 2 रहे, 5 रहे, 10 15 20 21 22 जितना मन है उतना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा नीचे देखना है, कहाँ देखना है, नीचे नीचे। कितना है, 343। अब हम लोग 343 का फैक्टर निकालेंगे, यानी गुणनखंड तोड़ेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। ओके, तो गुणनखंड निकालेंगे 343 का। गुणनखंड निकालने के बाद देखिए गुणनखंड किस प्रकार से निकालेंगे, 343 को भाग करेंगे किस चीज से, 7 से, क्योंकि यह सिर्फ 7 से भाग लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, और डायरेक्ट किस चीज से लगेगा, 7 से। तो 7 से लगेगा कितनी बार में, 49 यानी 49 टाइम्स। फिर 7 से लगेगा कितनी बार में, 7 बार में। फिर 7 से लगेगा कितनी बार में, एक बार में। कितनी बार में लगेगा, एक बार में। तो यहाँ पर लिख देंगे 343 बराबर, लिखा गया है। अब देखिए 7 1 2 3 बार है तो लिखेंगे 7 के पावर 3। क्या लिखेंगे, 7 के पावर 3 गुना एक कितनी बार है, एक बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 के पावर 1, क्योंकि 7 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं ना है, इसीलिए यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा। और क्वेश्चन में क्या कहा था कि इक्वल टू होना चाहिए 2 के पावर m और 5 के पावर n के। तो 2 के पावर m और 5 के पावर n के बराबर होगा ही, कभी नहीं होगा, इसलिए इक्वल टू को यहाँ पर काट दिया गया है कि बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो यह क्या हो जाएगा, हमारा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है। तो इससे आपको एग्जाम में पूछेगा, कोई भी संख्या दे देगा और पूछेगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। कोई भी आपको परिमेय संख्या दे देगा और पूछेगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। ओके, तो ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अब इसको मिटा देते हैं और ये दूसरा एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिया गया है उसको समझते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है 15/1600। 15 बटे क्या कह रहा है, 1600, 1600। अब भी हमने बताया आप लोगों को, ऊपर में क्या लिखा गया है उससे कोई मतलब नहीं है। ऊपर में क्या लिखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। नीचे में क्या है, नीचे में 1600 है, बस 1600 का फैक्टर लगना है तोड़ने। 1600 का फैक्टर तोड़ने लगेंगे, 2 से लगेगा 8 बार में, 2 से लगेगा 400 बार में, जो 2 से लगेगा 200 बार में, 2 से लगेगा 100 बार में, 2 से लगेगा 50 बार में, 2 से लगेगा 25 बार में, 5 से लगेगा 5 बार, फिर 5 से लगेगा 1 बार में। कुछ इस प्रकार से इसका फैक्टर टूटेगा। आप सभी लोगों को फैक्टर तोड़ने तो आता है, गुणनखंड निकालने। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो 1600 का जब हम लोग फैक्टर तोड़े तो कितना आया,
तो देखिए 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। कितनी बार है, 6 बार। तो यहाँ पर कितना है, 2 के पावर 6। उसके बाद गुना, किस चीज का सिंबल देंगे, गुना का। उसके बाद 5 कितनी बार है, 2 बार। तो 5 के पावर कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए यह बराबर है किसके बराबर है, 2 के पावर 5। 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। देखिए 2 के पावर में भी कुछ है और 5 के पावर में भी कोई संख्या है, कोई भी संख्या हो, क्या है उसके, यह बराबर है तो यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बराबर है तो यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर देखिए बराबर कैसे है, क्योंकि देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो यह क्या है, बराबर है। ओके। अगर अगर बराबर नहीं रहता तो क्या हो जाता, अशांत रहता, तो यह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। क्या हो जाएगा, शांत। क्लियर है सभी को, चलिए बहुत अच्छा बात है, सभी को क्लियर है। तो अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं किए हैं, बोले थे कि 1 घंटा का वीडियो होगा, लेकिन ज्यादा लंबा वीडियो नहीं दिए हैं, 40 मिनट का ही वीडियो दिए हैं, ताकि आप सभी लोग बोर ना हो पढ़ते पढ़ते, और थोड़ा थोड़ा ही प्रैक्टिस करने से एग्जाम सभी लोगों का क्लियर हो जाएगा। ओके। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो आप सभी लोगों के लिए जल्द ही लेकर के आया जाएगा। ओके। और हाँ, एक बात आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, एक बात आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, जल्दी से जल्दी चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और आपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ओके। मैथ का एग्जाम जिस दिन होगा आप सभी लोगों का, उससे 2 दिन पहले, उससे कितना दिन पहले, 2 दिन पहले, यानी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन आप सभी लोगों के लिए मैथ का एक स्पेशल क्लास कराया जाएगा। स्पेशल क्लास फॉर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। किसके लिए, स्पेशल क्लास फॉर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, जिसमें 300 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। कितना, 300 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी लोगों को बताया जाएगा। 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से कि 100% गारंटी के साथ कहते हैं पूरा क्वेश्चन उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। समझ गए ना। तो एकदम तैयार रहिएगा 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर पुरवाइए, क्योंकि अभी तक हमारा 50 सब्सक्राइबर नहीं हुआ है, चैनल नया है। आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं वीडियो को शेयर करिए, ताकि हमारा सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे, और 50 सब्सक्राइबर पूरते ही हम आपके लिए पहला महा मैराथन क्लास लेकर के आएंगे। ओके। जो उसमें मैथ का 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, पूरे दिन, पूरा एकदम वैलेंटाइन डे के दिन पूरा एकदम रगड़ के कराया जाएगा, ताकि आप लोग एकदम परीक्षा में एकदम रगड़ के लिखे। समझे। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।